जी बच्चों, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही है रिवीजन कम फास्ट ट्रैक बैच, जिसमें हम सारे चैप्टर अकाउंटेंसी क्लास 12 टर्म 2 के रिवाइज कर रहे हैं इन डेप्थ विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, विद लॉट्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स, एनालिटिकल व्यू। हम देख रहे हैं कि उसमें क्या क्या होना चाहिए और हम क्या क्या करते हैं। मैं ना इस सेशन में आपके संग मैंने पार्टनरशिप के पूरे सेशन खत्म कर दिए हैं। आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी पूरी की पूरी पार्टनरशिप की। आप रिवाइज करिए उससे और तब इस सेशन पे आइएगा, क्योंकि इस सेशन को मैं जो करवा रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपसे सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर ऑफ पार्टनरशिप आपके संग डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। ये जो मैंने अभी स्लाइड लगा रखी है बेटा, ये वो स्लाइड है जो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ एसक्यूपीओ में। अब जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो पूरा सैंपल पेपर में आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। पहले रुक जाओ एक मिनट। जी बच्चे, ये पूरा का पूरा सैंपल क्वेश्चन पेपर बेटा आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, क्लास 12 टर्म 2 सब्जेक्ट आपको कोर्स पता है 055। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो अनडिस्कस्ड है, अभी तक हमने डिस्कस नहीं करा है। पहले इसको डिस्कस करते हैं। क्या लिखा हुआ है? डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बेटा ये क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये है बेटा एडमिशन, ये है एडमिशन, ये है चेंज इन पार्टनरशिप। लिख रहा हूं मैं, लिख रहा हूं। ये है मेरा एडमिशन, ये है मेरा एडमिशन, ये है मेरा पीएसआर में चेंज, ये है मेरा बेटा रिटायरमेंट, और ये है बेटा मेरा डेथ। तो ये वाला टॉपिक है मीन जिसमें हम रिवैल्यूएशन बनाते थे। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मेरा कुछ भी नहीं है, एंड ऑफ बिजनेस प्रोसेस है। एंड ऑफ बिजनेस प्रोसेस जिसे मैं लिक्विडेशन के नाम से भी बता के आया था, सिर्फ ये है बेटा आपका। ठीक है, भैया इसको यहाँ क्यों बता रहे हो? मैंने कहा देखो, मैं बस आपके संग में वर्ड्स की मीनिंग को डिस्कस कर रहा था कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप रह ही नहीं गई, खत्म, सब कुछ खत्म, बिजनेस खत्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हो सकता है कोई पार्टनर ना रहे, हो सकता है किसी पार्टनर की डेथ हो सकता है कोई नए पार्टनर आए हो सकता है पार्टनर्स के बीच में रिलेशन चेंज हो गया हो फॉर द पीएस। ये सब चीजें हो सकती है, बट इसमें तो सब कुछ चेंज हो जाता है, कुछ व्यवस्था ही नहीं है। अब आपको इसमें आंसर जो देना है बच्चों, आपको बताना है इन दो बेसिस पे, सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप। बेटा आंसर लिखने का परफेक्टली वे ये होगा कि आप आपने एग्जामिनर को एकदम सही वे में आंसर दो, और आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए। आंसर कुछ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि आप यहां पर पहले लिखो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और यहां पर लिखो बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इसको देखे तो एक सेवेज याद आता है, वो मूवी नहीं है जिसमें वो आयुष्मान खुराना लड़की की एक्टिंग कर रहा होता है कि दोनों अलग अलग होते हैं क्या? तो आप लोगों के मन में वही चल रहा होगा, दोनों अलग अलग होते हैं क्या? तो सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी पहला व्यू है अपना। कौन सा है? सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। पहले इसी को लिखेंगे, सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो इसके लिए आपको इसमें लिखना चाहिए, इन दिस वी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो, उन्होंने बहुत छोटा में दे रखा है, मैंने इसकी मार्किंग स्कीम भी देख ली है, एमएस के नाम से आपको मिल जाएगी। बट उतना शॉर्ट में और इतना परफेक्टली आप लोगों के लिए लिख पाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो जो आपने प्रैक्टिकली पढ़ा है वही लिखो ना। आप उसको थ्योरी से इसलिए तो डर लगता है क्योंकि हमें याद करना पड़ता है, याद मत करो ना, वही लिखो जो हमें याद है। तो इन दिस भैया मार्क्स मिलेंगे, 100% मिलेंगे। मालिक कैसी बात कर दी आपने। इन दिस वी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर रिवैल्यूएटिंग, फॉर रिवैल्यूएट अवर एसेट। और मैंने आपको बता दिया था लाइबिलिटी हमेशा रीअसेस्ड होती है, तो रीअसेस्ड, रीअसेस्ड की स्पेलिंग गलत लग रही है मेरे को। रीअसेस्ड, रीअसेसमेंट होता तो होता, ठीक है, रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी लिख लो पूरा। ऑफ लाइबिलिटी,
ये आपने लिख दिया कि भाई आप सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज कैसे करते हैं इसमें, बी प्रिपेयर realization account to liquidate our assets and pay off our external liability. एक्सटर्नल लाइबिलिटी ही पे होती है इसमें, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ये आपका पहला पॉइंट था, 2 नंबर के लिए इतना लिखना बहुत सफिशिएंट है, आपने ये लिखा, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, इकोनॉमिक चेंज बिटवीन पार्टनर्स, एग्जाम्पल, या फिर लिख सकते थे दैट इज इंप्लाइज दैट चेंज इन पीएसआर। भाई पीएसआर क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पर रिलेशनशिप comes to end due to dissolution of business। देखिए इतना आपको लिखना कम से कम पड़ेगा, और मैं आपको सिंपल बता देता हूं कि मैंने लिखने में जो इतना टाइम लगाया या फिर जो इतनी चीजें लिखी, वो सारी की सारी चीजें लिखी मैंने अपने प्रैक्टिकल माइंड से। अदरवाइज मैं आपको इनका आंसर अब याद करके बता देता हूँ कि इनका आंसर सिंपल था। सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में इन्होंने सिंपल ही लिखा हुआ है कि हम क्या करते हैं, एसेट्स को रिवैल्यूट करते हैं, लायबिलिटीज को रीअसेस करते हैं, खत्म, बस इतना ही लिखा हुआ है। दूसरे उस वाले में लिखा हुआ है कि वी रियलाइज ऑल द एसेट्स बाय सेलिंग ऑफ एंड बाय पेइंग ऑफ अवर ऑल द लायबिलिटीज, खत्म। दूसरे में लिखा हुआ है यहाँ पर क्या करते हैं हम कि अपने रिलेशनशिप को क्या कर देते हैं हम, चेंज हो जाता है। दूसरे वाले में बस एक लाइन में लिखा हुआ है कम टू द एंड, बस 2 लाइन में देखोगे आप इसका एमएस ना मार्किंग स्कीम देखोगे तो 2 लाइन में इन्होंने खत्म करा हुआ है। बट आपको प्रैक्टिकली जब लिखना होता है तो थोड़ा सा ज्यादा इलेबोरेट करके लिखना पड़ता है, क्योंकि आपने बिल्कुल एक्सप्लेन करना है उसको। आप परफेक्टली नहीं जा रहे हो कि भाई आप एकदम वर्ड टू वर्ड लिख रहे हो, बट आप एकदम एक्सप्लेन करके बता रहे हो कि ये प्रोसेस है इसके पीछे। 2 मार्क्स बेटा आपके इसमें पक्के। और ये मैं आपको एक बार बता दूं, वैसे आपको बताने नहीं चाहिए कि आप इसको स्केल से यूज करके हमेशा ये कंपैरिजन फॉर्म में लिखा करो। स्केल यहाँ पर लगाया आपने, यहाँ पर आपने लाइन खींची, यहाँ पर लाइन खींची, एग्जामिनर पे एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा सुरेश रमेश वाला मैं करवा चुका हूँ आपको, आपने नहीं देखा है प्लीज उस सेशन को कवर कर लेना। ये हरियार और हेमंग वाला भी करवा चुका हूँ मैं आपसे। मेरे को जो क्वेश्चन डिस्कस करने हैं वो है क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट, ठीक है। सबसे पहले 7 का मैं आपसे पार्ट फर्स्ट पढ़ रहा हूँ आपसे। इसमें ना जनरल एंट्री का क्वेश्चन है, पढ़ना शुरू करना मेरे साथ। माधव, मधुसन एंड मुकुंद वर पार्टनर्स, ठीक है, इन अ जगन्नाथ एसोसिएट। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 2021 को। इन्होंने क्या करा, भैया डिसॉल्व कर देंगे फर्म को। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, वेरियस एसेट्स अदर देन थर्ड पार्टीज लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। आपको ये सबकी जनरल एंट्री करनी है, नथिंग एल्स, पढ़ते जाओ और जनरल एंट्री करते जाओ इनका। वही है सिंपल, एक एक पढ़ पढ़ के करते जाओ। ओल्ड मशीनरी रिटर्न ऑफ was sold for 42,000 रुपीज। आगे दिमाग में क्या है ये हमारे दिमाग में तो नहीं आया। इनका नालायक कोई कुछ भी नहीं है, अगर इसे ध्यान से देखोगे तो ये अनरिकॉर्डेड आपकी एसेट है, पक्का, मैंने कहा पक्का। कि आप समझो ना क्या लिखा हुआ था, फुल्ली रिटर्न ऑफ, दिख रहा होगा आपको, फुल्ली रिटर्न ऑफ। तो अब आपकी कितने में सोल्ड हो चुकी है, 42,000 में, कबाड़ी वाला लेके उठाकर। तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, नरेशन डालोगे बीइंग मशीनरी सोल्ड, बस इतना लिख दो। या फिर पूरा लिखना है तो बीइंग मशीनरी विच अर्लियर रिटर्न ऑफ नाउ सोल्ड फॉर रुपीज 42,000 रुपीज। आपको सिंपल आपने लिखा। मैं नरेशंस के पीछे नहीं भाग रहा, नरेशंस में आपको लिख के नहीं बता रहा, हाँ बट मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। अब इसकी ए एंट्री थी, इसकी बी एंट्री देखना। इसकी बी एंट्री क्या बनेगी आपकी, बी एंट्री ये लिखा हुआ है कि भाई पेमेंट ऑफ रुपीज 6,000 इज टू बी पेड फॉर अ बिल डिस्काउंटेड बीइंग डिसऑनर्ड। भाई कोई बिल था जो कि क्या हो गया, आपने डिस्काउंट करा हुआ था पर अब वो डिसऑनर्ड हो गया, अब इसकी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसकी पेमेंट के लिए सिंपल आपकी एंट्री बनती है, आ जाओ इसकी पेमेंट करेंगे।
रियलाइजेशन टू बैंक 6,000 रुपए हमने इसकी पेमेंट कर दी। ये हमारी फर्स्ट एंट्री खत्म होती है अभी के अभी, ठीक है। कितने नंबर का क्वेश्चन था ये? 5 नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन था। लेट मी चेक। नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि हर एंट्री के आपको एक मार्क्स मिल रहे हैं। इसके दोनों के मिला के आपको एक मार्क्स मिलेंगे, याद रखना। लिखा हुआ है मधुसूदन accepted unrecorded assets 80,000 at rupees 75,000 and balance through check against the payment of his loan to the firm 1 लाख रुपए। भाई मधुसूदन आपका एक पार्टनर था जिसने आपको एक लोन दिया था, जरा इसकी एंट्री पास करना। तो मैंने कहा इसकी एंट्री पास करने की जरूरत है, तो आ जाओ इसकी एंट्री पास कर लेते। तो इसकी एंट्री क्या है? सबसे पहले मधु, कोई पार्टनर तो नहीं है ना मधु, क्योंकि मैं मधु लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। मधु लोन अकाउंट डेबिट, सही कर रहा हूँ? मधु लोन अकाउंट डेबिट या रियलाइजेशन आना चाहिए। मैं रुका हुआ हूँ इसीलिए ताकि मैं आपको एनालाइज करा सकूं। मैं स्लो चलता हूँ बेटा, मेरा सिंपल मानना है। पहले ना मैंने भी जब ये शुरू करी थी ना सीरीज, तो मैंने सोचा था, मैं आपको फ्रेंकली बता देता हूँ 1 to 1 में, कि भाई मैंने सोचा था मैं बहुत फास्ट चलूंगा, मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा, बच्चों को शॉर्ट वीडियो पसंद है, बट मेरे को वो मजा नहीं आया। मेरे को सच में खुद से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था कि मैं सिर्फ और सिर्फ वो ये वन शॉट का रूल फॉलो करने के लिए मैं बच्चों का करियर खराब कर रहा हूँ। कल को वो मुझे कुछ नहीं उल्टा ही बोलेंगे, पक्की बात है। बट इतना मैं कह रहा हूँ, अगर आपने पेशेंस के संग इस वीडियोस को देख लिया तो बेटा हम भी सीए फाइनल में बैठे हुए हैं। 5 से 6 साल से मैं भी पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ाना मैंने 2-3 साल से शुरू कर दिया था। तो इतना मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आप ये कोई भी चीज मिस नहीं करोगे। ये पक्की बात है कि आप कोई भी चीज मिस नहीं करोगे। आप मेरे को अप्रेज जरूर करोगे कल को कि भाई जब आपको ये सारी बातें याद आएगी। माइट बी मैं स्लो चलता हूँ, माइट बी आपको ये देखने में लगता होगा कि भैया बहुत टाइम ले रहे हैं, भैया बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं, बट मैं एक एक चीज एनालाइज करा के चलता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा मानना है कि कल को ये सारी चीजें ना आपको पढ़नी नहीं है, कमा के देंगी। तो इसीलिए थोड़ा सा अच्छे से प्रोस्पेक्टिव व्यू से समझोगे ना तो आपको ये बातें क्लियर होंगी। मैच्योरिटी के संग देखा करो वीडियो को। बच्चे नहीं रहे 11th 12th के बच्चे, बच्चे नहीं रहे, बच्चे सिर्फ आप हमारे लिए हो। आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देख के क्या करना है? आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सिर्फ समझने हैं। आप यहाँ पर मजे लेने थोड़ी आते हो। ऑनलाइन देख रहे हो वीडियो तो आप मजे लेने थोड़ी आए हो, ठीक है। तो मधु लोन अकाउंट डेबिट, तो सबसे पहले मधु लोन ही आएगा, रियलाइजेशन नहीं आएगा क्योंकि ये पार्टनर्स लोन है। अब आपने इसको क्या करा है भाई, क्या दे रखी है आपने इसको? तो आपने इसको दे दी है अनरिकॉर्डेड असेट्स। कितने रुपए की दी है? 75,000 रुपए की। अच्छा 80,000 की थी, 75 की दे दी, तो ये तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। अनरिकॉर्डेड असेट्स मिल रही है इसको। अच्छा टू, अच्छा सबसे पहले ना यहाँ पर रियलाइजेशन लिखना। नहीं रियलाइजेशन क्यों लिख रहे हो भाई? यहाँ पर अनरिकॉर्डेड असेट्स आएगी और टू बैंक आएगा। टू बैंक 25,000 रुपए सिंपल आ गया आपका यहाँ पर। और यहाँ पर इसका लोन कितने का था? लोन था इनका 1 लाख रुपए का पूरा, ठीक है। लोन कितने का था इनका? 1 लाख रुपए का था। अब यहाँ पर हमें डालना है टू रियलाइजेशन एसेट, तो उसमें मुद्दा कर लेते हैं, उसमें डिस्कस, ठीक है, इस पे डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप एसेट लिखते हो, यहाँ पर आप क्या लिख रहे हो? यहाँ पर आप एसेट लिख रहे हो, तो एसेट लिखकर यहाँ पर बात खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो एक बात समझो, रियलाइजेशन अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा कि भाई बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, या आपकी अनरिकॉर्डेड एसेट्स आपकी प्रॉफिट है ना। तो इसीलिए आपको यहां पर डालना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि अब आपके पास कोई एसेट्स बची नहीं होती है। बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और कितने का? 75,000 रुपए का पूरा पूरा, ठीक है। ये इसके एंट्री मीन्स आपने क्या करा? अनरिकॉर्डेड एसेट्स दे दी इसको। दूसरा आपने क्या दे दिया? बैंक दे दिया 25,000 रुपए का, जो कि आपको देना चाहिए था। खत्म कहानी। आप इसकी रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में जाके लिखोगे बाय मधु लोन अकाउंट, आप इसकी पेमेंट, ठीक है। क्योंकि आपने क्या करा? एक अनरिकॉर्डेड, और इस मधु लोन के अकाउंट के ब्रैकेट में लिख देना अनरिकॉर्डेड एसेट। तो आपका प्रॉफिट गेन बन गया ना, आपके क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हो गए, ठीक है। आ जाओ। अब लिखा हुआ है स्टॉक ऑफ बुक वैल्यू कितने की थी? 60,000 की वैल्यू थी। वॉज टेकन ओवर बाय माधव मधुसूदन एंड मुकुंद इन देयर पीएसआर। तो पीएसआर इनका क्या दे रखा है? तो इनका पीएसआर कुछ भी नहीं है, तो पीएसआर इक्वली रहा होगा। और ये किसी स्टॉक को उठा के ले गए हैं, तो इसकी सी की यानी कि थर्ड की एंट्री बननी चाहिए आपकी यहाँ पर। ठीक है, तो स्टॉक को लेके गए हैं, तो स्टॉक तो है नहीं यहाँ पर कोई भी, मेरे हिसाब से स्टॉक तो बचता ही नहीं है हमारे पास। तो रियलाइजेशन, और वो भी कितने का बेटा? यहाँ पर मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, रियलाइजेशन और वो भी कितने का? पूरे के पूरे 30,000 रुपए का, ठीक है। 30,000 का रियलाइजेशन था। और तीनों एम, आपके तीनों एम, यानी कि मधु, और कौन कौन है आपके? मधु, मुकुंद, माधव, मधुसन एंड मुकुंद, इन तीनों एम को आप डेबिट करोगे। 10,000 रुपए, 10,000 रुपए,
और 10,000 रुपए, ठीक है। इन तीनों को आप क्या डेबिट करोगे, तीनों को 10,000 रुपए से आप डेबिट करोगे। तो रियलाइजेशन नरेशन डालोगे कि भाई क्या हुई है, फर्म के एसेट्स ये लोग लेके चले गए हैं, तो एसेट्स टेकन ओवर। देयर वाज अ व्हीकल लोन, कितने रुपए का था, 2 लाख रुपए का। ये वाला इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान से देख लेना। देयर वाज अ व्हीकल लोन ऑफ 2 लाख रुपए विच वाज पेड बाय सरेंडर ऑफ एसेट्स एट अ एग्रीड वैल्यू ऑफ 1,40,000 रुपए। भाई आपने क्या करा है, 2 लाख का व्हीकल लोन था जो आपने उसी एसेट्स को सरेंडर करके 1,40,000 में करवा लिया, ठीक है। एंड शॉर्टफॉल वाज मेड फ्रॉम फर्म्स बैंक अकाउंट। मींस सिंपल मुद्दा है, बहुत ही सिंपल मुद्दा है कि आपको एक एंट्री तो पास करनी नहीं है इसमें। कौन सी वाली एंट्री पास नहीं करनी है आपको, तो टेकन ओवर वाली पास नहीं करनी आपको, सिर्फ एंट्री करनी चाहिए रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन टू बैंक। क्योंकि जो एसेट्स टेकन ओवर की वैल्यू एंट्री होती है वो हम करते नहीं है। यहाँ पर कितने से आपको करना है, सिर्फ 60,000 से, क्योंकि 2 लाख के लोन के लिए 1,40,000 रुपए तो आप पेमेंट कर चुके हो। ये आपकी 5 एंट्री बनेगी, जो मैंने आपको रफली करके दिखा दी, समझा भी दी साथ साथ, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है जो जल्दी से मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये वाला हमारा छूट गया था, गिन्नी बिन्नी एंड मिन्नी वाला, ठीक है। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:2, ठीक है। अब इसमें जो कुछ बातें डिस्कस करनी है मैं वो कर देता हूँ आपके साथ। यहाँ पर आपको बनाना क्या है पहले मैं बता दूं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, और बैलेंस शीट नहीं बनानी, अच्छी बात है, मैच करने का झंझट नहीं रहा। तो सबसे पहली बात करते हैं, बैड डेट्स अमाउंटेड टू ₹5,000। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी मेंटेन 10% ऑन डेटर्स। तो देखो इस ट्रीटमेंट को ना समझ लो मेरे से, आज अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये ना प्रॉब्लम आप लोगों के संग रहेगी। तो सबसे पहले अगर आप ऊपर देखोगे तो आपके 38,000 के क्या है, डेटर्स हैं। कितने के डेटर्स हैं आपके, 38,000 रुपए के आपके डेटर्स हैं, ठीक है। आपके जो बैड डेट्स हो गए वो हुए हैं 5,000 के। अब आपके डेटर्स कितने के बचे हुए हैं, 33,000 के। प्रोविजन क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको प्रोविजन बनाना है 10% का। तो न्यू प्रोविजन बनेगा 10% का, यानी कि 3300 रुपए का आपका न्यू प्रोविजन बनेगा, ठीक है। यही बोला ना क्वेश्चन, 10% ऑन न्यू डेटर्स। अब आप रिवैल्यूएशन में कितना डालोगे, तो देखो मैं सिंपल आपको मुद्दा बता देता हूँ, आपको करना क्या होता है। आपको ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आपको क्या करना है कि भाई आपके ओल्ड डेटर्स कितने, बैड डेट्स कितने को हो गए, 5,000 रुपए के। रिवैल्यूएशन में कितना हिट कराओगे वो दिखा देता हूँ मैं आपको। आपके बैड डेट्स कितने के हो गए, 5,000 रुपए के आपके बैड डेट्स थे। कितने के बैड डेट्स थे, 5,000 रुपए के आपके बैड डेट्स थे, ठीक है। क्या आपने कुछ नए भी बनाए हैं, मैंने कहा नहीं, नए नहीं बनाए। तो आपको इसमें क्या करना होता है, इस 5,000 में अपना ओल्ड न्यू प्रोविजन आपको ऐड करना होता है, न्यू प्रोविजन ऐड करना होता है, और लेस करना होता है आपको अपना ओल्ड प्रोविजन। आपका रिवैल्यूएशन का आ जाएगा। बेटा ये अभी मैं आपको रिवैल्यूएशन में बता रहा हूँ, बट अगर आप यहाँ पर अभी 10th में होते तो मैं ये पीएनएल में बताता, बट पीएनएल बना नहीं रहे ना हम अभी। तो 5,000 रुपए तो आपका बैड डेट था, न्यू प्रोविजन आपका 3300 का था मालिक, और ओल्ड प्रोविजन कितने का था वो तो मुझे भी देखना पड़ेगा। तो ओल्ड प्रोविजन था आपका 2300 रुपीज का, यानी कि मोटा मोटी 6,000 रुपए आपको कहाँ डालने हैं, रिवैल्यूएशन में। इसमें से तो माइनस करोगे तो आपके 1,000 रुपए का एडिशन आएगा, तो 6,000 रुपए हो गए, ठीक है। तो 6,000 रुपए आपको रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड में डालना है, डेबिट साइड में, ये आपका लॉस है, ठीक है। पहली एंट्री, पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू राइटिंग ऑफ द एक्जिस्टिंग गुडविल। बेटा ये कहना भी क्वेश्चन का बहुत बुरा था, मुझे हर्ट फील हुआ है। ये कोई मुद्दा नहीं है, ये हम राइट ऑफ ही करते हैं, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 54,000 एंड इट्स टू बी एडजस्टेड इनटू द कैपिटल अकाउंट ऑफ बिनी एंड मिन्नी इन द रेशियो 5:4। हु विल शेयर फ्यूचर रेशियो 5:4। तो भाई जा कौन रहा है, सबसे पहली बात गिन्नी जा रही है। तो गिन्नी का शेयर कितना था, 54,000 फर्म की गुडविल थी, गिन्नी का शेयर था, गिन्नी का शेयर था 59। तो 30,000 रुपए आपका गिन्नी का शेयर निकल रहा था। अब इस 30,000 रुपए को इन्होंने सिंपल बोल दिया कि भाई ये जो 30,000 रुपए का शेयर है ये हमने राइट ऑफ करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो निकालो, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल। बस सीधा गुडविल की एंट्री करोगे, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गिन्नी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दो। गिन्नी को कितने क्रेडिट करने हैं, 30,000 रुपए, ठीक है। अब आपको ये सारी चीजें बता रखी है कि भाई इन्वेस्टमेंट इतने की हो गई है, मशीनरी इतने की हो गई है, फर्नीचर इतने का हो गया, बिल्डिंग इतने का हो गया। मींस ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू बता रखी थी बैलेंस शीट के लिए, बट क्वेश्चन इतना इजी है नहीं। तो आपको इसमें रिवैल्यूएशन का बैलेंस निकालना पड़ेगा। अब जैसे कि यहाँ पर इन्वेंट्री 31 की हो गई, ठीक, कितने की, 134 की, तो 4,000 का फॉल है, तो कौन सी साइड रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड। 82,000 की मशीनरी हो गई थी, कितने की, 1 लाख की, 18,000 का फॉल है, डेबिट साइड। फर्नीचर 1,95,000 का हो गया था, कितने का, 180 का, तो बेटा 15,000 रुपए क्रेडिट साइड। बिल्डिंग 6 लाख की हो गई थी, कितने की, 570 की, यानी कि 30,000 का एडिशन है क्रेडिट साइड। तो ये सारी चीजें आपको डालनी है। भैया WCR का कुछ करना है, मैंने कहा देखो लिखा हुआ है, लाइबिलिटी ऑफ 23,000 इज टू बी क्रिएटेड ऑन अकाउंट ऑफ अ क्लेम। तो कितने रुपए की लाइबिलिटी आई है आपकी, 23,000 की। तो क्या एंट्री बनेगी, WCR अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 23,000 रुपीज डालना है। मुझे बताओ डालोगे, डालोगे द आंसर इज नो, नहीं। WCR टू क्लेम,
कितना 23,000 रुपीज आप क्लेम में डाल दोगे, और बाकी जो जितने भी 9,000 रुपए बच रहे हैं आपके, ये 9,000 रुपए का आप क्या करोगे, पूरा का पूरा आप इसको राइट ऑफ कर दोगे पार्टनर्स को देके, यानी कि 9,000 रुपए का पार्टनर को शेयर मिलेगा, वो भी किस रेशियो में, 5:2, यानी कि 5,000, 2,000 और 2,000 रुपए, ठीक है। इसको रिवैल्यूएशन में बिल्कुल नहीं डालेंगे, रिवैल्यूएशन में हम तब डालते जब यहाँ पर 32,000 का रिजर्व है और जो उसका क्लेम है वो 40,000 रुपए होता, ज्यादा होता, ठीक है। देयर वाज अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इन शेयर 25,000, इट वाज डिसाइडेड टू पे ऑफ गिन्नी by giving her unrecorded investment in full settlement of her part of 28,000 रुपीज। बेटा एक चीज का ख्याल रखना, ये वाली एंट्री हमेशा याद रखना आप लोग, क्योंकि ये ना मैं ऊपर भी अभी जज कर चुका हूँ इसको, नीचे भी, वहां भी एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी जो हम किसी पार्टनर को दे रहे थे, यहाँ भी अनरिकॉर्डेड है। तो इस अनरिकॉर्डेड को, जैसे मैंने वहां रियलाइजेशन में आपको गेन दिखाया क्रेडिट साइड, बेटा यहाँ पर भी आपको अनरिकॉर्डेड एसेट्स का क्या करना पड़ेगा, जब आप रिवैल्यूएशन बनाओगे तो यहाँ पर आप दिखाओगे कि भाई हमारी एक इन्वेस्टमेंट है, और कितने की है वो इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट है हमारी 28,000 रुपए की, क्योंकि 25,000 रुपए की तो उसकी वैल्यू थी, शेयर्स में आपने इन्वेस्ट करा हुआ था, अब उसकी वैल्यू 28,000 हो गई, तो ये अनरिकॉर्डेड है, तो बाय इन्वेस्टमेंट 28,000 रुपए आप इसका पूरा गेन वेन करके बुक कर लोगे, भले गेन आए लॉस आए, रिवैल्यूएशन का आपको बुक कर लोगे, और इस 28,000 की पेमेंट गिन्नी को जो फाइनल पेमेंट होगी, तो उसकी फाइनल पेमेंट से 28,000 रुपए आपके कट कर लेंगे, और रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर 2 मंथ्स यानी कि बाय उसके लोन अकाउंट में डाल देना, खत्म कहानी, ठीक है। सिंपल है। लास्ट वाला मुद्दा बता देता हूँ, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी ये चीज नोटिस करी कि एक ना अनरिकॉर्डेड थी जो कि वैल्यू पे करी हुई है, तो उसमें भी वहां मैंने क्रेडिट साइड में गेन लिया था रियलाइजेशन में, यहाँ भी मैं गेन लूंगा 28,000 का पूरा 25,000 का नहीं, 28,000 का। न्यू बैलेंस शीट में अगर मैं सोचूं तो न्यू बैलेंस शीट में ये 28,000 शो ही नहीं होंगे, क्योंकि ये टेक ऑन ओवर बाय आपने गिवन कर दिया किसी को, किसी आउटगोइंग पार्टनर को दे दिया, तो इसे शो ही नहीं करेंगे, पर 28,000 का इसका गेन जरूर लेना है, क्योंकि मेरी बात ध्यान से समझो, अगर 28,000 रुपए ये इन्वेस्टमेंट के थ्रू नहीं पे होते तो बेटा आपको कुछ तो करना पड़ता, तो आपका बैंक कम होता, जैसे कि आपका कैश कितना है, कैश आपका 1,17,300 है, जो कि बिल्कुल हैम्पर नहीं हुआ होगा, पर ये 1,17,300 आपका 28,000 से हैम्पर हो जाता, अगर क्वेश्चन कहता कि मान लो 1,17,300 का पेमेंट कर दो 28,000 से, तो आपकी 89,300 की फिगर आती, बट यहाँ पर पेमेंट करने की जरूरत नहीं क्योंकि अनरिकॉर्डेड है, तो इसीलिए आपको इसका गेन बुक करना चाहिए, ठीक है। दिस इज ऑल, मैंने आपके संग सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, मैंने आपको रफली जनरल एंट्री का भी आइडिया दे दिया कि भाई किस किस तरीके से पास होंगे, और अगर आप पिछला सेशन देखोगे, मैंने आपको ये थ्योरेटिकल नोट भी लिखवा दिया, इस पे आपको किस तरीके से लिखना है, और अगर आप पिछला क्वेश्चन देखोगे तो जो बचे हुए 2 क्वेश्चन है वो भी मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके दे रखे हैं, आपके स्लाइड पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। हिडन गुडविल का क्वेश्चन था, एक क्या कहते हैं किसी के प्रॉफिट निकालने का शेयर था, यानी कि डेथ का क्वेश्चन था, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर नाउ, मैं पार्टनरशिप को करने वाला हूं बाय बाय बेटा, पूरी तरीके से बाय बाय, और मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं, मेरे को इतने कॉन्फिडेंस आ चुका है कि अगर आप इन लेक्चर्स को, जितने भी ये 7-8 लेक्चर्स अगर पार्टनरशिप के हैं, तो आपके 12 से 15 मार्क्स बिल्कुल फिक्स हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है 12 मार्क्स का है शायद आपका ये पार्टनरशिप। मैं एक बार जल्दी से आपके लिए काउंट भी करने के लिए रेडी हूँ, फिर मैं आपको इसको कंक्लूड करके दूंगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। 2 नंबर का मेरा ऊपर का क्वेश्चन था, 2 नंबर का मेरा ये 4 हो गए बेटा, 4 नंबर हो चुके हैं मेरे, ये 3 या 7 नंबर हो चुके हैं, और 7 और 5 12 बेटा, बिल्कुल सही, 12 मार्क्स का हम बिल्कुल कवर कर चुके हैं 8 से 9 लेक्चर के अंदर। एंड मैं क्या कह रहा था, अब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है बेटा, वो वन शॉट और का मजा मुझे नहीं आता, पर जो स्माइल अभी मेरे चेहरे पे, वो ये कॉन्फिडेंस दे रही है मुझे कि अगर आपने ये वीडियोस देखी 8 से 9 तो आपके 12 मार्क्स की गारंटी मेरी है। बस आपको जो करना क्या है, आपको एक एक चीज को इन डेप्थ में एनालाइज करना है, इन डेप्थ में पढ़ना है, कोई भी पार्ट को स्किप नहीं करना, किसी भी पार्ट में आपको बोरिंग फील की उसे स्किप फॉरवर्ड नहीं करना है, सिर्फ आराम से देखना है, मन नहीं करना बाद में देखो, थोड़ी देर बाद देखो, बट धीरे धीरे प्रोसेस में देखते रहोगे। मैं आपको 9 दिन देता हूँ, 9 दिन एक एक वीडियो देखो, यार मेरी वीडियो इतनी लंबी भी नहीं है, एक घंटे की मैक्सिमम बनाई थी मैंने, तो वो बस आप थोड़ा थोड़ा देखते रहो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने कराए करते रहो, सैंपल क्वेश्चन पेपर करते रहो, पेपर के दिन बात करेंगे, 23 मई को बात करेंगे कि आप लोगों का पेपर कैसा, ठीक है। तो मुझे कॉन्फिडेंस है, बाकी अगली वीडियो आपकी कंपनी की आ रही है, फिर उसके बाद हम एनपीओ पे चले जाएंगे, फिर एनालिसिस पे चले जाएंगे, ऐसे ही करते करते हम पूरे करते रहेंगे। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, लव, पेशेंस एंड एफर्ट। वन थिंग, keep yourself motivated, keep shining, keep rising. God bless you all of you, ठीक है। बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय।